हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी पे। हम लोगों ने एरोमेटिसिटी समझ ली थी, आज उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट देखना है कि कैसे कोई कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनता है, एंटी एरोमेटिक बनता है, डाइमराइज होता है। एंटी एरोमेटिक तो खैर नहीं बनेगा, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कैसे बनता है। कभी कभी कोई मॉलिक्यूल डाइमराइज होना चाहता है पर नहीं हो पाता ड्यू टू क्राउडिंग, या फिर कुछ एक्टिव मेटल से जैसे सोडियम एफिन के साथ रिएक्ट करके अपना नेचर चेंज करता है, या तो एरोमेटिक बनता है या नॉन एरोमेटिक, मतलब एंटी एरोमेटिसिटी खत्म करना है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, चलिए इसमें अपना पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ एक्वस मींस पानी AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, पानी के साथ मिक्स करके दिया होगा। आप इसको जरा समझ लें। एक्वस AgNO3 का मतलब क्या हो जाता है कि आपने AgNO3 लिया, वो पानी के अंदर AgNO3 रख रखा है। तो आपके पास जो एक्वस AgNO3 है, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये असल में Ag प्लस एक्वस, ठीक है, Ag प्लस एक्वस मतलब Ag प्लस आयन जो है वाटर के मॉलिक्यूल से घिरा होगा, हाइड्रेट हुआ होगा, प्लस NO3 माइनस एक्वस, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। इसको लिखने का मतलब है कि आपने ये लिख रखा है। ठीक है, एक तो हुई ये बात। इसके बाद आगे बढ़िएगा और एक और चीज, एक छोटा सा बात आपको पता होना चाहिए कि जो Ag प्लस है सिल्वर, Ag की जो एफिनिटी होती है वो हेलोजन के लिए बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब वो हेलोजन से रिएक्ट करता है तो प्रेसिपिटेट बनता है, और जब भी किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होने का कंडीशन बनता है तो पक्का प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास अगर Ag, मैं इसको लिख ही देता हूँ कि Ag प्लस हैज हाई एफिनिटी towards X माइनस नीचे से करता हूँ कंटिन्यू, X माइनस मतलब हेलोजन आयन। ठीक है, अनायन लिख सकते हो, हेलोजन आयन। Ag प्लस है हाई एफिनिटी टुवर्ड्स X माइनस हेलोजन आयन। अब होता क्या है, आपके पास Ag प्लस है और साथ में आपने क्या ले रखा है यहाँ पर X माइनस, ये क्या फॉर्म कर जाएगा AgX, और AgX होता है एक प्रेसिपिटेट। ठीक है, बाकी कलर होते हैं Ag का, जैसे कि आपके पास AgCl हो तो व्हाइट कलर का होगा, AgBr हो तो येलो कलर, लाइट येलो होगा, और AgI हुआ तो पूरा आपको येलो कलर का हो जाएगा, डार्क येलो। पर ठीक है, अपने को सिर्फ प्रेसिपिटेट से मतलब, अपने को प्रेसिपिटेट दिख गया ना। प्रेसिपिटेशन देखो, तो एक चीज तो आप ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट होने का मतलब क्या है कि अभी सॉल्यूशन में कुछ नहीं था, आपने सर्टेन कुछ डाला और नीचे जैसे ऐसा समझ लो कि पानी में आपने रेत डाला है, तो कैसे नीचे रेत बैठ जाएगी, वैसे प्रेसिपिटेट होगा तो सॉल्यूशन में कुछ नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा कुछ नीचे आएगा। चलिए, तो यहाँ पर होगा क्या, एक और चीज, एक तो बात आपने ये देख ली, समझ ली Ag की X के लिए, और X यहाँ पे क्या हो सकता है, जनरली हम लोग आयोडीन यूज करते हैं, तो क्लोरीन ऐसे लिखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फ्लोरीन जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, एक बार तो आप नोट करके लिख लीजिए। नोट करके आप क्या लिखिएगा कि क्योंकि आपको पता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। मतलब कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, उससे कम स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। इवन कि एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, वो डाइमराइज हो जाते हैं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, नोट करके आपको बात क्या लिखनी है, यहाँ पे नोट करके एक बात लिखनी है कि अगर कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और एरोमेटिक बन रहा है, रिएक्शन करके वो एरोमेटिक बन रहा है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप हो जाना, तो ये हो जाएगी। तो ये पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर नॉन एरोमेटिक हुआ तो, अगर आपके पास एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और इससे ये अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है, एंटी एरोमेटिक, तो भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक और कंडीशन बन जाता है जब PDCH प्रेजेंट होता है, तो वो मैं एग्जांपल के साथ कवर कर दूंगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पकड़ना है एग्जांपल, मैं बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले आप इस एग्जांपल को लो, एक्वस AgNO3। बताइए एक्वस AgNO3 से क्या प्रोड्यूस होने वाला है,
Ag प्लस आयन मतलब आयन उसके अंदर घुले हों, तो यहाँ Ag प्लस आयन। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या है Cl और यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन। Cl पूरा इलेक्ट्रॉन लेके ही बाहर निकलता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर वो बाहर लेके निकला तो यहाँ क्या सीन बनेगा, पॉजिटिव, और साथ में AgCl का प्रेसिपिटेट। ठीक है, डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन होना। अब देखो जरा, यहाँ पर जो कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पर जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक बन गया। देखिए नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ भाई हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना तो पॉसिबल है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। चलिए ऐसे एग्जांपल नंबर 1 देखा आपने, एग्जांपल नंबर 2 देखिए। और ऐसा नहीं कि एक Cl निकल सकता है, एक से ज्यादा भी निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो सेम चीज, फिर एक ये Cl निकल जाएगा, ये ऐसा समझिए कि AgNO3 एक ही है, उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, मोल्स में होता है, मोल्स में तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल, तो ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होगा, और प्लस AgCl के 2 मोल कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ फिर से आप ऑब्जर्व करो, ये नॉन एरोमेटिक से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एरोमेटिक में, तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन तो हो ही जाएगा। देख लीजिएगा, असल में क्या होता है कि Ag अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है, सॉरी Ag नहीं Cl अपने इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलिए और एग्जांपल देखते हैं, इसी के और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2 तो हुआ था, थर्ड एग्जांपल नंबर 3 में क्या करने वाले हम लोग, एक ये ले लीजिए आप, ऐसा करते हैं, सॉरी ये बॉन्ड यहाँ पर, यहाँ लगा दीजिए ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्ड और यहाँ से लगा दो आप C। चलिए यहाँ पर ले लो एक्वस AgNO3, Ag प्लस तो यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, मतलब यहाँ कौन से चार्ज बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ प्लस और साथ में AgCl है ना, AgCl का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हम लोग यहाँ Br भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं, बात वही होनी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, पूछोगे सर कैसे, है ना, कुछ लोग तो सोच रहे होंगे एरोमेटिक हो गया भाई मेरा, नहीं, यहाँ पर जो कार्बन है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड और लोन पेयर ही नहीं, तो रेजोनेंस करेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और कार्बोकेटाइन का मतलब होता है वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तो एक बार में रेजोनेंस में एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा तो देने से, ठीक है, दोनों तो किसी को देता ही, एक ही देता, तो ये घूमने लगेगा, अच्छे इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक के लिए तो टेंशन नहीं है, आप लास्ट वाला वीडियो देख के कवर कर सकते हैं। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है तो रिएक्शन हो जाएगा। चलिए फोर्थ, अब देखना जरा, मान लो यहाँ मैंने बी लगा दिया, बोरॉन, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे, चलो इस बार आयोडीन यूज करते हैं, फिर मैं एक AgNO3 पता, यहाँ से आयोडीन निकलेगा, क्या बोलते हो, निकल जाएगा। लेकिन देखो इशू क्या होगा, आयोडीन निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है ना, प्लस AgI ये प्रेसिपिटेट है। अब क्वेश्चन ये रिएक्शन होगा या नहीं, देखिए रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक है, और ये क्या बन गया आपका एंटी एरोमेटिक मेरे भाई। बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, बोरॉन के पास तो एक वेकेंट पी होता है, कल ही बताया था वेकेंट पी है। आप ये भी मैंने बोला कि कार्बोकेटाइन से बोरॉन को कार्बोकेटाइन से रिप्लेस कर दो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है ना, मतलब जो रिजल्ट आना है वो बोरॉन के साथ भी सेम रिजल्ट आता है। तो देख लीजिए ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। अब अगर कोई चीज नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बनती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो खुद आप सोच के बताइए क्या वो कंपाउंड वो रिएक्शन करना चाहेगा, नहीं, ये कंपाउंड बोलेगा मैं इधर जाऊं ही क्यों, है ना। तो हम लोगों ने तो रिएक्शन लिख दिया पर ये रिएक्शन होगी नहीं, समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉट फिजिबल भी बोलते हैं। ऐसा कभी पूछेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल। तो अगर रिएक्शन हो गया तो फिजिबल और नहीं हुआ तो नॉन फिजिबल। चलिए और भी कवर करते हैं कुछ, जैसे ये देख लीजिए आप, इसके बारे में आपको क्या लगता है। यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ मैं वही एक्वस AgNO3 ले रहा हूँ, बताइए, बस Br निकाल दो। देखो मैं तो बोल रहा हूँ रिएक्शन कर दो आप, ठीक है, और AgBr बना दो और फिर चेक करो कि ये कैसा हो रहा है। यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक है, यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक हो गया। कॉमन सेंस, अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो रिएक्शन नहीं होने वाली, ये तो प्रेसिपिटेट ही, ठीक है। चलो 6
इसके बाद और सारे कंपाउंड पकड़ लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर एक Cl, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे। SbCl5 बोल के, ठीक है, वो SbCl6 बना लेता है, लुईस बेस है वो, और सॉरी वो लुईस एसिड है, लुईस बेस के काम करेगा। यहाँ पर आप ये ले लो ना एक्वस AgNO3, ये दोनों Cl को निकाल लेगा। दोनों Cl के निकालने से क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो दोनों Cl निकले तो 2 प्लस, दो कंपाउंड एरोमेटिक हो गया क्लियर। मैंने बोला था ना कि अगर 6 मेंबर रिंग के ऊपर का रिंग है और अगर 6 मेंबर के ऊपर का रिंग है और अगर एरोमेटिक हो रहा है तो प्लेनर अपने आप हो जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे AgCl मिलता है, ये 2 मोल, और ये देखो ये एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है और इससे किसमें कन्वर्ट हुआ, एरोमेटिक में, तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन तो हो ही जानी है कि नहीं। जान चक्षु खुला कुछ। चल कुछ और एग्जांपल, चलिए इसके बाद आप क्या करिए ना, आप ऐसा करिए, एक कंपाउंड पकड़िए, 5 वाले में तो होगा नहीं, 6 वाले में, इसमें बताओ, यहां लगा लो Cl, फिर वही एक्वस AgNO3 वाला गेम होगा। देखो ट्रोपोलियम बन गया। मैं थोड़े बहुत नाम बोल देता हूँ ताकि तुम लोग को याद रह जाए, अगर याद रह जाए तो अच्छा ही है, नहीं याद रहा क्वेश्चन गलत करोगे अपने आप याद हो जाएगा, है ना। ट्रोपोलियम और साथ में AgCl का प्रिसिपिटेट। अब आप चेक कीजिए ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, यहाँ क्या बन गया, एरोमेटिक, तो रिएक्शन हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस तेजे से? मैं बस ये बोल रहा हूँ नॉन एरोमेटिक हुआ, अगर नॉन एरोमेटिक अगर एरोमेटिक बनता है तो हो जाएगा रिएक्शन, अगर एंटी एरोमेटिक बना तो स्टेबिलिटी क्यों कम करना चाहेगा, नहीं होगी रिएक्शन। सिंपल सी तो बात है, देख लीजिए आप इसमें कोई शायद डाउट अब होना नहीं चाहिए ज्यादातर, है ना। इसमें देखो एक चीज मैं बताता हूँ, थोड़ा नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर कि ऐसा कर लो, नोट करके क्या लिखिएगा, चलिए मैं बता देता हूँ। 8th एग्जांपल लिखो, लेकिन इसको नोट करके लिखो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ ऐसे सिस्टम होता है जिसमें ना एरोमेटिक हो रहा है ना एंटी एरोमेटिक हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं होगी, तो वो कैसा सिस्टम हो, ठीक। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जब आप एक्वस AgNO3 डालोगे तो नो रिएक्शन, रिएक्शन होगी नहीं। यहाँ पे रिएक्शन कराने के लिए ना बहुत हीट देना पड़ता है, बहुत हीट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों, तो इसका फिर से आंसर कहाँ मिलेगा आपको, रेजोनेंस वाले केस में मिलेगा। रेजोनेंस, पहले Cl के बारे में सोचिए, Cl क्या कर रहा है, देखो नहीं कोई भी Cl जो यहाँ पर था नॉन एरोमेटिक वाले में, वो रेजोनेंस नहीं करता, लेकिन ये Cl क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो यहाँ PDCH क्रिएट हो जाएगा। PDCH क्या होता है बेटा, पापा चलो घूमने, है PDCH में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब देखो सिंगल बॉन्ड होता तो वो टूट जाता, एक्वस AgNO3 तोड़ देता है सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ सिंगल नहीं है, सिंगल बॉन्ड के साथ कुछ पार्शियल बॉन्ड आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हाइब्रिड बनेगा ना उसमें यहाँ पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। एक बॉन्ड टूटता है, लेकिन एक बॉन्ड के बाद अगर थोड़ा भी अगर बॉन्ड है ना, पार्शियल बॉन्ड 0.1%, 0.5, 0.10, 0.9 कुछ भी, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगी, और नहीं टूटेगी तो रिएक्शन नहीं होगा। बस आप याद क्या रखना कि जो हेलोजन है ना वो रेजोनेंस में आ जाएगी, ठीक। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ PDCH है, अब एज एग्जांपल देख लो, जैसे ये कंपाउंड है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHCl, देखो यहाँ पर भी हाइब्रिड बनेगा तो PDCH आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी आप, अगर PDCH हुआ तो रिएक्शन नहीं होने वाला है। और एग्जांपल देख लीजिए PDCH का, ये वाला देख लो आप, बस आपको क्या देखना है ना कि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है कि नहीं। देखिए ये यहाँ रेजोनेंस करेगा इधर, फिर यहाँ पे भी क्या क्रिएट हो जाएगा, PDCH। अब अगर PDCH आ रहा है तो आपको लॉजिकली क्या समझना है कि अगर PDCH आया इसका मतलब कि ये रिएक्शन नहीं करेगा एक्वस AgNO3, है ना। ये आपको कहाँ काम आने वाला है, SN1 रिएक्शन में खूब काम आने वाला है। ये सब जितने हम लोग गेम करेंगे ना, ये सब जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो SN1 रिएक्शन में बहुत हेल्प करेगा। चलो इसके बाद और देख लीजिए ना एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे पकड़े जा सकते हैं। एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हो, मान लो ऐसा सिस्टम, यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर Cl। अब देखो अपने को लगता है नहीं होगा, लेकिन Cl से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, PDCH। मतलब PDCH आने का मतलब क्या है, मैं बस इतना बोल रहा हूँ एक्वस AgNO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पार्शियल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। हाइब्रिड बनाओगे ना तो यहाँ पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा।
और पार्शियल बॉन्ड अगर आ गया तो सिंगल टूटता है, उससे ज्यादा बॉन्ड हुआ तो नहीं टूटेगा। फिर देखिए और भी बहुत सारे सिस्टम क्रिएट किए जा सकते हैं जहाँ पर ये बॉन्ड ना टूटे। एक और चीज देखिए, हाँ तब हम लोगों ने ब्रिट्स रूल के बारे में थोड़ा बता दूं कि जो ब्रिजहेड पोजीशन है ना, उस पोजीशन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेबल नहीं होता। ठीक है, आप सीधा ही देख लो, जैसे ये वाला जो पोजीशन है ना, इसको ब्रिजहेड पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेबल होगा ही नहीं। मतलब अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ से आप Cl लगा दो, अब Cl यहाँ PDCH भी नहीं है। अगर Cl आप यहाँ से उखाड़ दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेन, मतलब सारे बॉन्ड एक प्लेन में। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, कभी एक प्लेन में नहीं आ सकता। ठीक है, कभी प्लेन में नहीं आ सकता। तो जबरदस्ती तो बना सकते हैं। ठीक है, एज सच आप बहुत सारे बुक देखोगे ना, इसमें जबरदस्ती क्वेश्चन बनाया हुआ है यहाँ पर, और रिंग का साइज बड़ा किया जा रहा है और पूछ रहा है स्टेबल ज्यादा होगा। अगर रिंग का साइज बड़ा होगा तो पॉजिटिव को एकोमोडेट कर लेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो वही सीन है यहाँ पर। लेकिन जेई के सिलेबस में यहाँ तक कार्बोकैटायन नहीं बना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ब्रिजहेड पोजीशन पे यहाँ पर एक्वस AgNO3 से यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा। एक्वस ऐसा लिख लीजिए ना, एक्वस AgNO3 से यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा। और फिर जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा, इसी डायग्राम को क्या करते हैं बुक वाले, थोड़ा डराने के लिए ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत। ठीक है, और यहाँ से Cl लगाते हैं, समझ पा रहे? तो इन सब में घबराना बढ़ाना मत, ऐसा एक ही चीज होता है, दोनों सेम ही चीज है। ये जो ऊपर की तरफ उठाया ना, यही ऊपर की तरफ उठा, तो इसको ऐसे चीज रहेगी। अब देखिए, जैसे आप एक एग्जांपल ये ले लो, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी जो Cl ये भी रिएक्शन नहीं देगा, एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो, इसके बाद अच्छा, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो ना, सर फिर ये वाला फंडा तो बहुत वो लग रहा है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म में ये मॉलिक्यूल फिर आएंगे। ठीक है, क्योंकि आना ही है, ये नहीं आएंगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं बनेगा। PDCH वाले भी आएंगे, ये भी आएंगे, सारे आने वाले, बस अपने को यहाँ लमसम आइडिया ले लेना है। ये तो खैर आपसे नहीं पूछा जाएगा अभी, ये ब्रिट्स रूल वाला ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट वाइज अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए, तो एक्वस AgNO3 का मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हो गया होगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक्वस AgNO3 के बाद रिएक्शन, ये तो फर्स्ट रिएक्शन था। दूसरा कंप्लीट करते हैं। दूसरा जो अपना रिएक्शन है, रिएक्शन बोल दो या फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट बोल दो। दूसरा रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या होंगे? एक्टिव मेटल, जब मैं जरा मार्केट में करता हूं, एक्टिव मेटल मतलब सोडियम जो इलेक्ट्रॉन ले सके, या फिर मेटल जो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो यहाँ पे अपने को एक्टिव मेटल बोल के ना थोड़ा सा ही पढ़ना है। आप पूछोगे सर इसमें क्या पढ़ना है, तो एक्टिव मेटल में आपको सोडियम के साथ रिएक्शन पढ़ना है और एक रिएक्शन पढ़ना है Fe3+ के साथ। ठीक है, Fe3+ क्या करता है, Fe2+ में जाता है, खुद रिड्यूस हो जाता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस किस केस में वो काम आता है। ठीक है, एक ही दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो चल जाएगा। इसमें हम लोग करेंगे सोडियम मेटल के साथ। इसका 2-3 एग्जांपल ये। चलिए, इसमें क्या होगा, सोडियम जो है वो करता क्या है, Na+ में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना। अब ये मत देखिएगा कि सर एक सोडियम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा क्या। जब भी हम लोग सोडियम लेते हैं रिएक्शन में बहुत सारे सोडियम लेते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि 5 ग्राम भी लियो तो बहुत हो जाता है। अगर आपने मोल चैप्टर पढ़ा होगा ना, 5 ग्राम को आप इसके मोलर मास से डिवाइड करो, ठीक है, और उसको Na से मल्टीप्लाई करो, बहुत सारे मॉलिक्यूल आएंगे, मोल से इनटू Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बहुत सारे, और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा। तो अगर 5 लाख मॉलिक्यूल हुए तो 5 लाख इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब जितना रिक्वायर्ड होगा पर रिएक्शन वो अपना यूज कर लेगा। ठीक है, अपने को तो एक रिएक्शन के लिए मैक्सिमम 2-3-4 का ही यूज पड़ता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का पूरा प्रोसेस करने के लिए। ऐसे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हो रहा है। चलिए, तो ये यहाँ पे सोडियम का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। चलिए, अब यहाँ जरा आप ध्यान दीजिएगा कि सोडियम करता क्या। ये जरा आप देखो, मॉलिक्यूल नंबर पहला, सॉरी एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये आपको पता है ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। इसका रिएक्शन अगर आप सोडियम से कराओगे तो सोडियम क्या करने वाला है, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और सोडियम बहुत सारे हैं तो 2 सोडियम लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे ना। आप यहाँ देख लीजिए, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, यहाँ से 5 बॉन्ड टूट गए,
और यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, फाइनली देखो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पाई बॉन्ड से आया है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ओवरऑल कितने हो गए देखो आप जरा, ये एंटी एरोमेटिक से किसमें कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक में। तो बात समझ पा रहे हो आप लोग? एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे वैसे स्टेबल नहीं होता, अगर आप उसको सोडियम मेटल दोगे फटाक से इसमें टूट जाएगा, तो ये रिएक्शन तो आराम से हो जाएगी। फिर जैसे कि आप एक ये मॉलिक्यूल ले लो, आपने देखा भी होगा ये वाला मॉलिक्यूल, ऐसे ये ले लीजिए, चलिए साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, सबने देख रखा है ये मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पर इसका रिएक्शन सोडियम से था, फिर वही सोडियम क्या करेगा, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देंगे, एक बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, सॉरी ये थोड़ा खराब बन गया, इतना खराब नहीं बनाता है, ये बॉन्ड तो ऐसे ही रह जाएगा। आपको पता है कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि ये टब लाइक शेप एक्वायर कर लेता है ना, ताकि ये एंटी एरोमेटिक ना हो। ये तो आप सब नहीं पढ़ा होगा, ये मैंने भी लेक्चर में कवर कर ही दिया। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, है ना। देखिए जरा बात समझ में आ रही है। अब देखो नॉन एरोमेटिक से यहाँ पर कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये क्या बन गया, एरोमेटिक। तो ऑब्वियस बात है नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है तो हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है ना। देख लीजिएगा जरा, ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। तो सोडियम मेटल का क्या काम है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है क्या, देख लीजिए जरा आप लोग, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, और आइए और देखते हैं। चलो यहाँ पे जगह ये हो गया सोडियम का Fe3+ का कुछ रिएक्शन देखना, ध्यान है Fe3+ का इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल के साथ बता रहा हूँ मैं, सॉरी ये तो एग्जांपल नंबर 2 कर लो, एग्जांपल नंबर 3 क्या है। अब यहाँ ये ले लो, अब देखो Fe, यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, एक बात बताइए, Fe3+ है, इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बन जाएगा, Fe2+, रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन करवा रहा है। यहाँ पर देखो सोडियम डालने से असल में क्या हो रहा है, कंपाउंड सोडियम खुद Na+ में जा रहा है, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये जो रिंग है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिंग रिड्यूस हो रहा है, और एरोमेटिक अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी लेगा तो रिड्यूस ही होगा ना। Fe3+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और खुद क्या बन जाता है, Fe2+, मतलब 2+ से 3+ जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अभी अपना मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या है, यही है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन और बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, फिजिकल में कवर करेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए जरा यहाँ क्या होगा, Fe2 से 3+ में जाता है। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड एग्जांपल पकड़ लेता हूँ, ये देखो, ये कंपाउंड अगर आपने ले लिया, ठीक है, और आपने यहाँ Fe ले लिया, तो Fe3+ क्या करेगा, खुद Fe2+ में जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेगा पाई बॉन्ड से, और क्या बना देगा इसको, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव। देखो एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में कवर कर दे रहा है। बोलिए बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेके एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे भी देगा, बोलेगा भाई जान छुड़ाओ एरोमेटिक बन जाओ। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए इसी में हम लोग आगे कवर कर रहे हैं थोड़ा और छोटा मोटा कुछ थोड़ा सा रिएक्शन। इसी में देखो थर्ड के बाद फोर्थ देखना, फोर्थ यहाँ से कवर करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में मैं ये कंपाउंड लेता हूँ, देखना जरा, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है ना, इसका बहुत गेम चलता है। इस बेचारे के साथ क्या क्या नहीं होता है। अब यहाँ पे Fe3+ ले लो, 3+ लोगे ये खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+। अब देखो एक Fe3+ एक Fe2+ में क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो Fe3+ बहुत सारे होंगे ना मोल्स में, तो कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन असलियत में ना यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में। ऐसे दो, तो 2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन छीना, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये यहाँ। अब देखिए नॉन एरोमेटिक से कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो नहीं होना चाहेगा? आप लोग पढ़ लिख के जब कॉलेज मिलने लगेगा आपको, जब आपको कॉलेज अच्छा मिलने लगेगा, तो आप बोलोगे नहीं नहीं आज कॉलेज नहीं आएगा, मन नहीं है, 1 साल और पढ़ लेते, नहीं ना।
अगर आप पढ़ोगे आपको जो चाहिए अगर वो मिल रहा तो आप कर लो। ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसको एरोमेटिक अगर बनने का चांस मिलेगा तो बन जाएगा ना। वैसे भी याद रखना हर कंपाउंड का सपना होता है कि वो बेंजीन बने, ठीक है। चलो एक सेकंड में जरा मार्कर ले लूं तो ये साढ़े में तो धोखा दे दिया। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल पकड़ लेते हैं। ये Fe2+ Fe3+ वाला तो रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया है ना। यहाँ पर अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत जब क्वेश्चन देगा तो हीटिंग भी दिया हो सकता है। तो हीटिंग दिया हो तो आपको काम वही करना है। हीटिंग मतलब क्या कि इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा, हीटिंग हीट मार दिया एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, हो गई रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पर और इस पार्ट में अगर कोई रिएक्शन हो तो एक सोडियम मेटल लेके अगर आप मेरे से बोलोगे तो आप ऐसा देख सकते हो। हाँ एक ये हो सकता है, जैसे कि ये कंपाउंड आप ले लीजिए, आप इसको ऐसे कवर कर लो। यहाँ और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। अब आप जानते हो इस पाई बॉन्ड को किधर भी तोड़ोगे तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर Fe3+ डाल दीजिए, वो किस में चला जाएगा Fe2+ में, और यहाँ से इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा ना तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों एरोमेटिक हो जाएंगे। ये भी एरोमेटिक हो गया और ये भी एरोमेटिक हो गया। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ। जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं था वो एरोमेटिक हो जा रहा है। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला देख लेते हैं। किसी में आप ये कंपाउंड ले लो ना सबसे अच्छा, हाँ ये वाला ले लो, बढ़िया है कंपाउंड। देखिए ये कंपाउंड ले लो एक डबल बॉन्ड। अब देखो फिर से ये पाई बॉन्ड किधर भी तोड़ोगे तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक होगा, तो पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप सोडियम दे दोगे ना, थोड़ा बहुत अगर हीट का रिक्वायरमेंट होगा तो होगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन टूट के इधर इधर चला जाएगा और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लेगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इन्हें। तो देखिए तो यहाँ बॉन्ड यहाँ नेगेटिव, बाकी तो रेजोनेंस होता रहेगा। कुछ लोग सोच सकते हैं सर ये नेगेटिव जो है इससे तो रिपल्शन होगा ना दोनों में, नहीं वो रिंग में घूमता रहेगा। अभी मैंने एक बनाया ना ये एरोमेटिक, देखो ना नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है, हो जाएगा। देखिए यहाँ तक समझ में आया कुछ मैं क्या बोलना चाहता था, यहाँ तक तो हो जाएगा आराम से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स आपने देख लिया। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है, जनरली आपको क्वेश्चन मतलब नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा या शीट में भी बहुत कम हो सकता है, कुछ शीट से तो हटा भी दिए गए, बहुत छोटे मतलब ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं होते। लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे चलोगे, एडवांस लेवल के लिए पढ़ोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको लॉजिकली पता है कि मॉलिक्यूल ऐसा है तो वो एग्जाम्पल्स भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वही एग्जाम्पल्स में से कुछ कवर करने वाले हैं। आपको बताना है, क्वेश्चन ये है, यहीं से कॉल यहीं से कर लेता हूं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। अब आप सोचोगे सर आइडेंटिकल क्यों पूछ रहे हो, चलिए एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल नंबर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक डी लगा रहा हूं और यहां पर एक डी, ठीक है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप। और अगर मैं इसको ले लूं, यहाँ पे बॉन्ड में चेंज करना, ठीक है। सॉरी ये तो वही बन गया सिंपल फिर से, चलो नहीं इसमें ही देख लो ना, फिर क्या ही फर्क पड़ता है। या फिर आप इसको चेंज करके चेक कर लो, चेंज करके और यहाँ पर डी और यहाँ पर डी। ऐसा करिए 1 मिनट का वीडियो पॉज करिए और इसके बारे में सोचिए कि ये दोनों सेम है क्या, सेम मॉलिक्यूल है। एक बार सोच लीजिए आराम से, है कि नहीं। एक बार आप अटेम्प्ट कर लीजिए, दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है क्या, तब आगे करेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कर लिया होगा तक आप लोगों, मेरे को तो नहीं लगता वीडियो पॉज किया। देखो यहाँ पर क्या होने वाला है ना, ये कंपाउंड ये कंपाउंड, अब देखो रेजोनेंस हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो डी तो वहीं पे फिक्स है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही स्ट्रक्चर है ना, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। इसी में दूसरा एग्जाम्पल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और जो तुमसे खूब पूछा जाएगा। मतलब अगर पूछा गया तो इसके पूछे जाने का चांस बहुत ज्यादा है, इसी क्वेश्चन के पूछे जाने का चांस। चलिए यहां पर एक डी है, यहां पर एक डी है, और एक और सॉरी मैं 8 मेंबर ड्रिल हमेशा गलत बनाता हूँ। आप इसको 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 यहाँ पर एक टी है और यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग वीडियो पॉज करिए और इस बार फिर से सोचिए कि यार दोनों सेम मॉलिक्यूल है क्या। सोचो फिर, ध्यान से सोचना। मैं बताऊं, नहीं दोनों सेम नहीं। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि अगर ये यहाँ पर ये बॉन्ड घूम गया तो ये बॉन्ड घूमेगा तो फिर ये बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड नहीं घूम सकता। क्यों नहीं घूम सकता? क्यों नहीं घूम सकता भाई मेरे? अगर वो घूमा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और तुमको पता है ये टब लाइक शेप होता है, एंटी एरोमेटिक होता है ना? तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं होंगे। क्यों? देखिए आप इस पर ये शेप बना ही लो ना, शेप बना के चेक कर लो। देखो ये दोनों डी यहाँ पे लगे होंगे और इसमें, और रेजोनेंस तो होने से ना यहाँ पर देखो एक डी यहाँ लगा है और एक डी यहाँ लगा है, दोनों एक मॉलिक्यूल नहीं हो सकते क्योंकि इससे ये कभी नहीं बन सकता, है ना? चलो तो इसको जरा देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप पूछोगे सर क्या है, बात बताओ। पोजीशन है, ठीक है। अब पोजीशन आइसोमर है और उसका क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। पोजीशन आइसोमेरिज्म टॉपिक कवर करेंगे, वहां पर ये फिर से आ जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको डिटेल में नहीं जाते, पोजीशन आइसोमर है, बस इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। और स्टार लगा लीजिएगा कि अभी पढ़ा नहीं है इसको। इसके बाद ये वाले छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ का। चलिए एक आपके पास क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ का। मैंने लेंथ का स्पेलिंग गलत लिखा, LEN लिख लीजिएगा, मैं जनरली एन स्किप मार लेता हूं। चलिए बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन हो जाएगा जरा देखिए और बताइएगा मेरे को। ये देखो, एक तो ये ले लो और क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड ए मान लो, ये वाला बॉन्ड बी और ये वाला बॉन्ड सी। आपको बताना है बॉन्ड लेंथ किसका सबसे बड़ा हो। अगर आपको याद हो तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो मैंने बता ही दिया था वीडियो में, रेजोनेंस वाली वीडियो। बॉन्ड ऑर्डर इसका तो आ जाता है 1.5। अब देखो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है तो सी तो डबल बॉन्ड होगा, घूमिए नहीं तो बॉन्ड हो ही जाएगा ना, और ये सिंगल बॉन्ड होगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? इसका तो डबल बॉन्ड और इसका 1.5, इसका बीच में जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसका होगा? बी का, उससे छोटा ए का, और सबसे छोटा किसका? सी का। क्योंकि सी में क्या है? साइक्लोऑक्टेट टेट्राहेड्रल है, तो बॉन्ड तो वैसे रह जाएगा ना डबल बॉन्ड। तो ये जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, है ना? चलो बात समझ में आनी चाहिए, क्या बोलते हो, है ना? चलिए उसको एक बार देख लीजिए फटाफट, और इसमें कोई डाउट है तो सोच लीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना? ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों ने PDCH अगर ध्यान रखा होगा ना, रेजोनेंस में अच्छे से पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे। देखो देखने में दोनों सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं, इसके बारे में बात करिए, ये ए और ये बॉन्ड। लेकिन जो लोग समझदार हैं, मतलब जिन्होंने रेजोनेंस पढ़ रखा है, उनको पता है यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्लोरीन रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पर तो रेजोनेंस का केस ही नहीं। तो PDCH होगा तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा। तो A इज ग्रेटर देन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन छोटा सा ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये डबल बॉन्ड देख लो, इसके बाद एक और डबल बॉन्ड, और इसके बाद अब मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ, बात ध्यान से सुनिए। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बारे में पूछ रहा हूँ, A B और C, ठीक है? अब इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? देखो ये तो रेजोनेंस करने से रहा, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड ही रहेगा, ये थोड़ा रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड डिलोकलाइज होकर उधर जाएगा, और यहाँ पे लंबा रेजोनेंस हो रहा है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे सबसे कम बॉन्ड बचेंगे पाई के, हाइब्रिड जब बनेगा। तो इसका मतलब सी सबसे लंबा होगा। 3 का अगर आंसर पूछोगे तो सी सबसे बड़ा, फिर बी, फिर ए। जितना एक्सटेंट पे रेजोनेंस होगा ना इलेक्ट्रॉन, उतना डिलोकलाइज होगा, और हाइब्रिड में उतना कम इलेक्ट्रॉन वहां पर दिखने वाला है आपको, ठीक है? चलिए ये देख लीजिए फटाफट।
ये बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन हो गया आपका सारा, ठीक है। कुछ और छोटे मोटे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो डाइमराइज कर जाता है। तो मैं छोटा ऐसा करता हूँ, इधर मिटाता हूँ, आप लोग उधर कवर कर लीजिएगा और फिर उसको कंटिन्यू करेंगे ना। यहीं पे यहाँ पे जगह है क्या, चलो यहीं पे कवर कर लेता हूँ। आप नोट कर लीजिएगा जरा स्टार मार्क करके कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड दे डाइमराइज टू लूज एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, एंटी एरोमेटिक नेचर, नेचर लिख लीजिए आप, सबसे अच्छा जगह कम है नेचर। अब देखिए पूछोगे सर कैसे हो, बहुत बढ़िया, देखो अभी क्लियर हो जाए। आप ये कंपाउंड ले लो, ठीक है, और ये ले लो। एक कंपाउंड आप देखो, कभी भी एक मॉलिक्यूल नहीं होता, आप जब भी लोगे तो मोल्स में होंगे, है ना। मोल्स में होंगे तो 50-60, मतलब ऐसा समझो कि मिनिमम तो 1,00,000-2 लाख मॉलिक्यूल तो होंगे। 50-60 तो मैं बहुत कम बोल रहा था। तो ये होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाता है, ठीक है। फिर बता देता हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन को सिंगल हेडेड एरो से, डबल इलेक्ट्रॉन को डबल हेडेड एरो से, ऐसे दिखाता हूँ, है ना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर भाग जाता है, दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे हो, देखो मैं थोड़ा बताता हूँ, पर थोड़ा अकल लगाना। ऐसा नहीं कि एकदम बच्चों के जैसा एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। देखो ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएगा, तो एक बक्सा बन जाएगा बीच में। समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये होता है, देखिए इसको हटा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। चलो एक और चीज बताता हूँ, एक छोटा सा बात नोट करके और लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके एक रिएक्शन लिखा रहा हूँ। एजुलिन है ना, उसको आप हीट मार दीजिएगा तो नेफ्थलीन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जनरली ऐसे छोटे मोटे मतलब बच्चों से ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ जाते। जेई मेन में तो कभी नहीं आने वाला है, जब आएगा तो जेई एडवांस में ही आएगा। आप सबसे पहले ले लो एजुलिन। एजुलिन कैसा होता है, नहीं याद होगा, पता है मेरे को, पढ़ लो। देखो यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये एजुलिन, ठीक है। एजुलिन, इसको आप हीट मार दोगे ना, तो एजुलिन हीट मारा तो एजुलिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नेफ्थलीन। याद रखिएगा जरा सा, ये इंपॉर्टेंट बात है। एजुलिन को हीट मारोगे नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए ये सब, यहाँ तक देख लो। इसमें मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है ना कंपाउंड। अब एक दिमाग में आता होगा कि सर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को फिर कैसे हम लोग ऐसे रखते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को ना हम लोग आर्गन वार्गन के अंदर ऐसा आप समझ लो, ऐसा एक चैम्बर लेते हैं, इसके अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड इधर एंटी एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक, दोनों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को रिएक्ट नहीं करने देना। तो यहाँ पर मेरे पास तो मार्कर एक ही है, तो यहाँ पे देख लीजिए आर्गन से भर देते हैं पूरे रूम को। तो आर्गन क्या होता है, दो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में आ जाता है। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो दोनों के बीच में आर्गन आ जाता है, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, डाइमराइज नहीं करते। अगर डाइमराइज करने से रोकना है तो आर्गन के अंदर इसको रख दीजिए, आर्गन भर देते हैं और उस कंपाउंड को वहां पर रख देते हैं, ताकि कंपाउंड ना इंटरेक्ट करे, ना इंटरेक्ट करेगा ना वो डाइमराइज होगा। देख लीजिए जरा ध्यान से, यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। इसमें अब कुछ खास तो बचा नहीं आप लोगों को। चलिए इसके बाद जरा एक छोटी सी चीज और देख लीजिएगा कि स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एरोमेटिसिटी में ही कवर कर देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोकैटायन जो होती है ना, उसकी काफी ज्यादा होती है। एरोमेटिक कार्बोकैटायन की बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अगर आप मेरे से पूछो सबसे ज्यादा स्टेबल है, अच्छा कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि कंप्लीट ऑक्टेट वाला जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, कुछ टीचर इस पे रहते हैं, कुछ टीचर बोलते हैं कि एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल है। पर आप जब रेफरेंस लोगे आईएल सिनार और आपके पास मोरेशन वर्ल्ड और जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, तो आपको यही पता चलेगा कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन। चलिए यहाँ पर देख लीजिए स्टेबिलिटी और
ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, और ये एक कंपाउंड है। इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये एरोमेटिक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? CAB। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, इसको देख लीजिएगा जरा फटाफट। इसके बाद दूसरा एक तो ये इन दोनों में देख लो, ठीक है। या फिर चलो ना एक दो और बना लेते हैं, पूरा इक्वेशन कवर करते हैं। सॉरी, अब देख लो चारों, ये क्या है? ये तो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल, और यहां से यहां तक सारे क्या है? नॉन एरोमेटिक। तो ऑब्वियसली ये तो ज्यादा स्टेबल है ना, इसमें भी देखो, इसमें ज्यादा रेजोनेंस, इसमें उससे कम, और यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो BCDA एंटी एरोमेटिक होना मतलब यार सबसे कम स्टेबल होना कंपाउंड है, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर एक देखिए, ये कंपाउंड है। जैसे ऐसे एक एग्जांपल मैं पकड़ लेता हूं। मान लीजिए कि आपको ऐसा कंपाउंड मिल जाए, ये देखो, ऐसा ले लो। नहीं, इसमें अच्छा, यहां से अब आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, देखो, तो यहां पे पूछेगा Cl will be liberated या फिर removed as ऑप्शन 1 Cl माइनस, दूसरा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए Cl माइनस, दूसरा Cl प्लस C, Cl डॉट या D, none of these, none of the above, none of these, ठीक है, ऐसे लिखिए। तो Cl यहाँ से कैसे निकलना चाहेगा? तो सीधा आप जानते हो Cl ऐसे निकलेगा कि Cl माइनस होगा। यहाँ पर अगर Cl माइनस के फॉर्म में निकलता है तो प्लस, और Cl माइनस, अब ये क्या बन गया? एरोमेटिक। मतलब Cl कैसे निकलेगा? Cl माइनस के फॉर्म में। ए ऑप्शन इज द आंसर। देख लीजिए जरा उसको बहुत ध्यान से, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि वो एरोमेटिक बनना चाहेगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, एक कंपाउंड होता है आपके पास, ये कंपाउंड क्या है? नोट करके लिखिएगा इसको, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस कंपाउंड का क्या है? पहले नेचर बताओ कैसा है, खींच के मार दूंगा अगर बोला कि ये नेगेटिव जो है सो रेजोनेंस करने वाला है। मैंने कल ही बोला कि अगर पाई बॉन्ड हुआ तो नेगेटिव रेजोनेंस, मतलब नेगेटिव नहीं, सॉरी, ये लोन पेयर अंदर नहीं जाता रेजोनेंस करने, ठीक है, पहले ही बात हो चुकी है। तो एक बात बताओ, ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? कैसा है? पहले बता दूं मैं तुमको, ये क्या करता है कि ये कंपाउंड असल में एंटी एरोमेटिक। अब क्वेश्चन मेरा ये है, सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है तो डाइमराइज होगा क्यों? डाइमराइज मतलब दो मॉलिक्यूल ऐसे मिलके ऐसा बना लेंगे। देख लीजिए आजकल तो ठीक भी है तो पता नहीं लोग डरते आते, मैं भी है। देखो ये असल में ये जो कंपाउंड है बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि आप कोटा में पढ़ोगे ना, या फिर कहीं भी पढ़ो अच्छी जगह, तो आपका जो टीचर होगा आपको पक्का ये क्वेश्चन बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना अपना क्या होता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लग जाता है, बोलते हैं डाइमराइज करके बन जाएगा, लेकिन ये डाइमराइज नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका लॉजिक होगा, आप एक बार सोच लो पॉज करके, ठीक है। इसका लॉजिक होता है कि इसमें क्राउडिंग है, स्टीरिक क्राउडिंग है, तो दो मॉलिक्यूल पास आते हैं तो रिपल्शन होता है, तो वो डाइमराइज नहीं होता, ठीक है। दिस विल नॉट शो dimerization because of steric crowding, ठीक है। स्टीरिक क्राउडिंग होने के कारण ये डाइमराइज नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए, अगर आप उतना ध्यान रख लेते हो तो एज सच ऐसा क्वेश्चन कोई मार्केट में नहीं है जो एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी में आपका फंस जाए, ठीक है। आप ज़्यादा ही कर पाओगे, कम नहीं कर पाओगे।
तो यहाँ तक देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट छूटा भी आपको लगता है कि सर ये कैसे होगा, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और जहाँ तक हो सके वीडियो पूरा देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, बीच बीच में भाग भाग के मत देखिए। और जितने लोग यहाँ तक पहुँचे, थैंक यू इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए, है ना। पढ़ाई करने में तकलीफ होती है, पढ़ाने में भी होती है, पर अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो लाइफ में फिर आगे तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने खत्म कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए।